हेलो ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो टर्म आ रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। लेट मी शो यू दिस वन। दिस इज़ वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो इज रिलेटिवली कंसर्न्ड विद इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, आपने 10th में पढ़ा है ये। तो चार्ज जो रेस्ट पे होता है तो उसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब चार्ज क्या है, या तो रेस्ट पे रह सकता है या मोशन में हो सकता है या मूव कर रहा होगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टडी है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अगर चार्ज मोशन में है तो उस स्टडी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि चार्ज जब रेस्ट पे हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दो टर्म से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज एट रेस्ट। और इसका दूसरा तरीके से अगर इसे समझाया जाए तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स नॉन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्टडीड। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जिसमें जब स्टडी चार्ज जब रेस्ट पे हो तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम जो पढ़ते हैं उनको, उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इसके आसपास जो फोर्स ये लगाएगा दूसरे चार्जेस पर, वो फोर्स कितना लगेगा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पैदा होगी, उसके आगे आसपास पोटेंशियल कितना पैदा होगा। ये नेचुरली थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा टर्म, तो इसलिए मैं ये आगे आपको टॉपिक वाइज समझाता चला जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको यही समझना है कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे उसकी फोर्स, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है आसपास में, सराउंडिंग में, और जो उसके रिलेटिवली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पैदा हो रहा है उसके आसपास में, उनकी स्टडी को पढ़ने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से डेफिनेशन का मतलब एक ही है, लेकिन दो तरीके से लिखा गया है। तो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको जाने से पहले एकदम बेसिक इसका समझना ज़रूरी है हमारे को। तो मैं बेसिक आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये देखिए नेचर। अब नेचर में दो तरीके से एग्जिस्ट करती है कोई भी चीज़, या तो वो मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, या फिर रेडिएशन की फॉर्म में। अगर मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैटर इज ऑलवेज हैज़ मास, शेप, वॉल्यूम, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं मैटर, जो मास, इट हैज़ सम मास, शेप एंड वॉल्यूम, और इसके साथ मोमेंटम हमेशा रहेगा, तो ये हमेशा एक एनर्जी कैरी करेंगी। तो मैटर हमेशा एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा है कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाऊंगा तो नेचुरली इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जितनी हाइट पे उठाऊंगा उसकी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसे मूव करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे, मान लीजिए उसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि कोई मैटर है तो वो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी वो कैरी करके रखेगा। ऐसी ही रेडिएशन है, रेडिएशन भी एनर्जी कैरी करता है। रेडिएशन कैसे, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका वेवलेंथ होगा, वाइब्रेट कर रही होगी वेव्स, और वो क्या है, वो हमेशा एक एनर्जी कैरी करके चलेगा, ठीक है। इसको हम आगे अभी देखेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो ये दो तरीके से, अभी फ़िलहाल हमारे लिए कंसर्न है ये मैटर, कि मैटर के बारे में हम देखते हैं। तो मैटर दो तरीके से एनर्जी कैरी कर सकता है, ठीक है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये फोर्स लगा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो फोर्स लगती हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फोर्स लगाता है, तो हम देख रहे हैं कि भाई एक मैटर जो है वो कौन कौन से फोर्स लगा सकता है। तो मैटर कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू इट्स टू करेक्टरिस्टिक, अपनी दो करेक्टरिस्टिक की वजह से वो फोर्स लगा सकता है। कौन कौन सी हैं वो करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप नोट करेंगे तो उसमें दो करेक्टरिस्टिक, एक तो होती है उसकी करेक्टरिस्टिक, एक मैटर हमेशा मास रखता है अपने पास, और एक मैटर अगर एनर्जी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरी करेगा, उसके ऊपर अगर वो चार्ज कैरी करेगा, अभी फ़िलहाल चार्ज में बोलता हूँ, ये एक मास है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिस कोई मैटर है, और उस मैटर के ऊपर हमने एक चार्ज कैरी किया हुआ है। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इसके ऊपर चार्ज जो है वो हमेशा किसी और मैटर के ऊपर कैरी होके जाएगा,
अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो पार्टिकल नहीं है तो चार्ज भी आपका मूव नहीं कर पाएगा। चार्ज वैक्यूम में मूव नहीं कर सकता है, वो किसी बॉडी या पार्टिकल के ऊपर कैरी होके जाता है। तो ये जो मैंने कलर बनाया है दूसरा पर्पल टाइप का कलर, ये आपका जो है ये आपका चार्ज। तो एक बॉडी के ऊपर ये चार्ज हमेशा कैरी होके जाएगा जब भी जाएगा तो, ठीक है। तो दो मैटर के पास दो चीज़ें हैं, एक या तो मास है या इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर मास होगा तो मास की वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि मास होने की वजह से कौन सा फोर्स लगता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होता है वो? हमेशा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे कि दोनों के सेंटर से लाइन जो ज्वाइन कर रहे होंगे उसी के अलॉन्ग ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जब वो अपनी दोनों की ग्रेविटी की वजह से जो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये आपने पढ़ा है पहले 11th क्लास में, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ रिमाइंड कर रहा हूँ। तो मास होने की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आपने पढ़ा होगा दिस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों मास का प्रोडक्ट। अगर ये दोनों मास m1 m2 है तो m1 m2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस r है तो इस r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा। तो मास की वजह से ही आ रहा है ये फोर्स। ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए मास है, इस मास की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है। अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बनता। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। दूसरा, अब चार्ज की, अगर एक मैटर चार्ज कैरी कर रहा है तो उसकी वजह से भी वो एक फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे। मैं पहले यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये एक मेरा चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ जिसके ऊपर एक चार्ज कैरी है Q1। अभी मैं वो नहीं दिखा रहा, जो ऑब्जेक्ट है मैटर है, मैटर के ऊपर एक चार्ज है यहाँ पे, और एक और मैटर है उसके ऊपर चार्ज Q2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस R है अगेन। अब क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, डिपेंडिंग अपॉन ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ये आपने 10 में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा आपको। तो ये जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ये चार्ज, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स जो था उसको हम F टू द बेस G लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं F टू द बेस E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये सिर्फ चार्ज की वजह से लग रहा है। ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर एक मैटर चार्ज कैरी कर रहा है अपने ऊपर तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा सकता है। तो ये दो फोर्स लग सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं नीचे। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये इट इज़ अ प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर पार्टिकल। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है, एक मैटर जो है, ये एक मैटर है मान लीजिए, इस मैटर के ऊपर ये चार्ज कैरी हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये कोई मैटर जो है वो चार्ज को कैरी कर सकता है। चार्ज अपने आप नहीं जाएगा कहीं, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको एक पार्टिकल चाहिए जिसके ऊपर वो कैरी होके जा सके, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो मैटर है इसके ऊपर चार्ज कैरी होके जाएगा, और ये दूसरे मैटर पे, एक और मैटर है, इस पर तभी फोर्स लगा पाएगा जब इस मैटर के ऊपर कोई चार्ज होगा, ठीक है। अब ये चार्ज भी हो सकता है ये मैटर, और अनचार्ज भी हो सकता है। जैसे ये मैटर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन इस पर फोर्स लगा देगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो एक मैटर जो होता है या तो वो चार्ज हो सकता है या अनचार्ज हो सकता है, या तो वो अनचार्ज हो सकता है या फिर वो चार्ज हो सकता है। तो ए मैटर कैन हैव टू स्टेट, दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो चार्ज होगा या अनचार्ज होगा। चार्ज होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों लगा सकता है आपस में। अगर सेम चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेगा, आप एक और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन अभी हम इसको आगे डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सीक्वेंस आते आते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं एक प्रोसेस है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये देखिए, अब ये टू काइंड क्यों है, थ्री काइंड ऑफ चार्जेस क्यों नहीं होते, या फोर काइंड ऑफ चार्जेस या फाइव काइंड ऑफ चार्जेस क्यों नहीं है? तो इसके लिए टेस्ट किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा बाद में देखिएगा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक मान लीजिए ये फ्लो छत है, ठीक है, और वहाँ से एक मैंने वायर लटका रखी है, और मैंने क्या किया,
एक कोई ग्लास का मटेरियल लिया, ये मेरा ग्लास का मटेरियल है, ठीक है, और इस ग्लास के मटेरियल को मैंने एक सिल्क का कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा है, इसके ऊपर रब किया। रब करने से क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ चार्ज आया और इसके ऊपर कुछ चार्ज आया, हमें नहीं पता वो कौन सा चार्ज है। अभी भूल जाइए कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये सब भूल जाइए, हमें क्या पता कि वो दो तरह के चार्ज है। अभी आपने 10 में पढ़ा होगा, आप भूल जाओ उस चीज़ को। अभी ये हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि दो ही तरह के चार्ज क्यों होते हैं। तो ग्लास को जब मैंने सिल्क के ऊपर रगड़ा, रब किया, तो देयर वाज सम चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्लास। अब ये कैसे पता लगा, जब मैंने इसे सस्पेंड किया इस ग्लास को, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि चार्ज है भी कि नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसे सस्पेंड कर दिया ऐसे फ्रीली विद द हेल्प ऑफ ए वायर, है ना, छत से, जैसे मतलब एकदम ऊपर की जो दीवार है उससे लटका दिया मैंने, एक वायर पर फ्रीली लटका दिया है इस ग्लास को, ठीक है, ये ग्लास। और फिर से एक और ग्लास लिया और इस ग्लास को मैंने सिल्क के साथ फिर से रब किया। अब जो चीज़ इसमें आई होगी प्रॉपर्टी, वही चीज़ इसमें आई होगी। अब मुझे नहीं पता ये चार्ज हुआ कि नहीं। अब मैं जैसे ही इस वाले ग्लास को इसके पास लेके आता हूँ, यहाँ पे ऐसे, तो क्या होता है, ये इसको दूर भगाता है। जैसे ही इसको पास लेके आता हूँ इस इंड को, तो ये ग्लास का इंड जो है ये इस साइड भागने लगता है, दूर भागने लगता है। तो यानी कि क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। और एक बात हमें पता है, जब मैंने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया था और ये वाले ग्लास को भी सिल्क के साथ रब किया, तो दोनों पे सेम तरह की चार्ज आए होंगे। तो जब दोनों तरह के सेम चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज थे और इस पे जो चार्ज थे, मान लीजिए क्यू चार्ज थे, दोनों पे जो सेम चार्ज, सेम ही चार्ज होगा, सेम टाइप की प्रॉपर्टी होगी उस चार्ज की, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, यानी कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब फिर मैंने क्या किया, दोबारा एक और लिया, टेस्ट किया, अलग अलग मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर से वायर पे सस्पेंड किया। इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास तो लिया और सिल्क के साथ रब किया और उसे सस्पेंड कर दिया ऐसे फिर से, ठीक है। अब की बार भी ग्लास ही सस्पेंड है, लेकिन अब की बार दूसरी बार मैंने जो लिया है वो मेरा है आपका प्लास्टिक का मटेरियल। और ये प्लास्टिक का मटेरियल मैंने किसके साथ रब किया, एक वूल के साथ रब किया। वूल होता है ना, वूल के साथ रब कर दिया। तो अब की बार इस पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुए, अब मैं इस वूल को लेके आ रहा हूँ इसके पास में, इस ग्लास के एंड के पास में यहाँ पे। तो अब मैंने नोटिस किया कि ये वाला ग्लास का एंड जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसके पास आके चिपक रहा है। तो ये दोनों पास आ रहे हैं, ये इस साइड मूव करने लगा और चिपकने लगा। प्लास्टिक जब मैं लेके आया इस ग्लास वाले रॉड के पास में, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे थे। इसका मतलब जब मैंने प्लास्टिक को वूल के साथ जब रब किया होगा, तो उस पर जो चार्ज आए, ये जो क्यू चार्ज आया, ये क्यू चार्ज जो है वो नेचुरली ग्लास पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था जब मैंने सिल्क के साथ रब किया था, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। दोनों चार्ज अलग अलग तरह के हैं, और जब अलग अलग तरीके के हैं, अगर सेम तरह के होते तो पहले की तरह क्या होता, रिपेल करता, लेकिन अब की बार क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसका मतलब इस पे जो चार्ज है वो ग्लास के पे जो चार्ज है उससे अलग है, तो दैट मीन्स ये अपोजिट चार्ज हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो हमें पता लगा कि दो ही तरह के चार्ज हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जो पहला वाला केस था, ग्लास के पास ग्लास वाले को लाना, तो वहाँ पे रिपल्शन होता था, रिपल्शंस ऑकर, ठीक है, जब सेम चार्ज हम पास में लाते हैं। और जब अपोजिट चार्ज लाते हैं, ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा, इस डायग्राम में है, अभी मैं बोल रहा हूँ बस अपोजिट चार्ज है। तो एक ग्लास है और एक प्लास्टिक को जब हम लेके आए तो वो अट्रैक्ट होने लगा, जब हम रब करके अलग से लेके आए, एक को वूल के साथ और एक को प्लास्टिक सिल्क के साथ, तो ये अट्रैक्ट करने लगा। तो हमें पता लग गया कि प्लास्टिक पे जो चार्ज है और ग्लास पे जो चार्ज है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट करें, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमें कॉन्सेप्ट इससे पता लग गया इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। सेम यही चीज़ हमने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया है इसी तरह का सिमिलर, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए प्रोसेस क्या है। अगर आपने 10 में कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। फिर से मैंने क्या किया, ये ऐसे ऊपर से सीलिंग से मैंने फिर से दो वायर ऐसे सस्पेंड कर दिए, ठीक है। अब एक बॉल ऐसे रखा, एक बॉल ऐसे रखा, दोनों अनचार्ज हैं तो सेम ऐसे ही पैरेलल लटके रहेंगे ये, ठीक है, सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉलीस्टीन मटेरियल की बॉल है, ये पॉलीस्टीन मटेरियल की बॉल है, पॉलीस्टीन, ठीक है, पिथ बॉल है, गोल तरह एकदम स्फेरिकल होती है। इसको मैंने क्या किया, इसको रब किया किसी मटेरियल के साथ और इसको लेके आया, दो दो बॉल लेके आया पॉलीस्टीन की, और दोनों को ऐसे सस्पेंड कर दिया आपकी बार। लेकिन इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ रखे थे, और वो नेचुरली वो एक ही मटेरियल के साथ रब किया तो दोनों पे सेम चार्ज होंगे, मान लेते हैं उस पर कुछ चार्ज आया था, और वो दोनों चार्ज एक जैसे होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल। अब दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपेल कर, तो ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, और कुछ इस तरह का डायग्राम आपको बनने को देखने को मिलेगा। ये रिपेल करेंगे तो रिपल्शन ऑकर करता है बिटवीन सेम चार्जेस। और सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड की बॉल ली, उसको एक मटेरियल के साथ रब किया और फिर से सस्पेंड कर दिया। पहले अगर अनचार्ज करके रखते थे तो सेम रहता है ऐसे पैरेलल, लेकिन जैसे ही मैंने चार्ज करके किया
तो उन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आए होंगे, सेम तरह के चार्ज आए होंगे, तो वो क्या हुआ, दोनों फिर से मान लीजिए सेम तरह के चार्ज आए, और ये इस साइड सस्पेंड हो गया, इस साइड रिपेल हो गया, ये इस साइड रिपेल हो गया, क्योंकि दोनों रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, सेम चार्ज प्रोड्यूस हुए इस पर, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन विल ऑकर, और ये वाली बॉल इस साइड चली जाएगी और ये वाली बॉल इस साइड, तो रिपल हो जाएगी। तो इस तरह का आपको सीन देखने को मिलता है इसमें। थर्ड केस क्या हो सकता है, अब जब मैंने सेम जगह रब किया था, जो एक पॉलिस्टीन का मटेरियल बॉल लिया और अब की बार प्लास्टिक रॉड लिया, जब सेम सेम ले रहे तो रिपेल कर रहा था, अब की बार मैंने क्या किया, दो बॉल ऐसे सस्पेंड कर दी फिर से, एक पॉलिस्टीन मटेरियल की और एक प्लास्टिक रॉड की। अब अगर मैं अनचार्ज करके रखता हूँ तो ऐसे ही रहता है ये, लेकिन जब मैंने चार्ज करके रखा, पॉलिस्टीन को एक बार रब करके किया सस्पेंड और एक प्लास्टिक को, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मान लीजिए अभी चार्ज पता नहीं हमें, तो एक पे एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, दूसरे पे दूसरे तरीके का, और दोनों अट्रैक्ट होने लगे, तो हमें पता लग गया कि दोनों पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं नेचुरली वो सेम तो नहीं है, तभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी अपोजिट है। तो दो चीज़ें पता लग गई इन एक्सपेरिमेंट से कि दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक अगर सेम तरह के चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेगा, अगर अलग तरीके के चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, आप अपने आप को, अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमें पता लगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को ये कंक्लूजन मिला देखने को, ठीक है। तो वो चीज़ को हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो ये लाइन बनी, ये स्टेटमेंट हमें मिली, ये कॉन्सेप्ट हमें मिला, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई पूछे व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स इट स्टेट्स दैट द लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और दो ही तरह के चार्ज क्यों हैं, पहले इन दोनों चार्जेस को विट्रियस और रेजिनियस चार्ज बोला जाता था। पॉजिटिव वाले चार्ज को विट्रियस चार्ज बोला जाता था, ये स्पेलिंग है आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो, विट्रियस चार्ज, और एक को नेगेटिव वाले चार्ज को रेजिनियस चार्ज बोला जाता था, ठीक है। अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस के लिए इतना ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ। फिर ये दोनों हमें पहले ये नाम थे, लेकिन फिर हमने इनका नाम क्या किया, इसका नाम पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इसका नाम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम, तो मैंने बोला कि 2 कूलम चार्ज दिया मैंने पहले, +2, फिर मैंने उसे -3 कूलम दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन दोनों को ऐड कर लेना, तो कितना, -1 कूलम। तो ये ऐड हो सकते हैं, तो इसीलिए बोला कि इसको विट्रियस और रेजिनस की जगह, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे दो, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों हुआ, तो ये तो पता लग गया कि दो तरह के चार्ज हैं और दोनों चार्जों का नाम है पॉजिटिव, एक का चार्ज का नाम है, दूसरे का नाम है नेगेटिव चार्ज, और सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा दो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसे और अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो तरह के नाम दे दिए चार्ज को, एक को पॉजिटिव है और एक को नेगेटिव। क्यों नॉमेनक्लेचर में पॉजिटिव नेगेटिव दिया, क्योंकि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इट कैन बी एडेड, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, पहला एक बॉडी है, अगर इस बॉडी को मैं दूसरी बॉडी के साथ, एक बॉडी है, बॉडी 1 बॉडी 2, मुझे इन्हें चार्ज करना, दोनों को ही चार्ज करना, तो मैं इन दोनों को रब करूंगा, इस बॉडी को इसके साथ रबिंग करूंगा, क्या करूंगा, रबिंग। अगर मैं रब करता हूँ तो रब करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे आप हाथों को एक दूसरे के साथ रबिंग करोगे तो क्या होता है, गरम गरम महसूस होता है ना आपके पाम्स में, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है रबिंग करने से। तो वो हीट से क्या होता है, जो आपका एटम है, ये आपका मान लीजिए एटम है, इस एटम के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका ये देखिए प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर, और आसपास में क्या होगा, इसके आसपास में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे ऐसे ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन ये, तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, वो सबसे पहले निकलता है अगर उसको हीट मिले तो हीट जब भी हम रबिंग करेंगे, इस रबिंग से क्या होगा, इसे हीट मिलेगी, तो ये जो लास्ट में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा वो हीट मिलने की वजह से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और वो क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जैसे ही इससे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आपको मालूम है, एक 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज ए चार्ज ऑफ
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें से उतना चार्ज निकल गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन माइनस का कैरी करके चलता है, तो जहां से निकला उधर प्लस कैरी हो जाएगा चार्ज, मतलब उसमें प्लस बन जाएगा। इस टर्म को हम ई भी बोलते हैं, इस चार्ज को हम इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको मैग्नीट्यूड में हम लिखते हैं जब, तो ई लिखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर क्या होता है, फिर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, ये देखिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये था, दोनों को रब किया, हीट मिला, हीट मिलने से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ गया, इस ऑब्जेक्ट पे आ गया, इससे रिलीज हुआ, और इससे एक ऑब्जॉर्व करेगा और एक रिलीज करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, तो इसमें एक प्लस ई हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके जा सकता है, तो अंदर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो तो प्लस ई बन जाएगा, और जिस पे जाता है वहाँ माइनस, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा चार्ज आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज आ गया, भाई एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया ना, तो -1.6, ये माइनस ई का मतलब है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ गया, और इस पे क्या हुआ, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया। तो इस +1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मैं प्लस ई लिख रहा हूँ, और इसको माइनस ई लिख रहा हूँ। मान लेते हैं और रबिंग कर रहे हैं, तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे एक और ई बन गया, यहाँ पे एक माइनस ई बन गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2e प्लस 2e, और यहाँ पे -2e। माइनस और प्लस क्या बता रहा है, जहाँ प्लस होगा वो बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, लूज हुए हैं, और माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे, कि उस ऑब्जेक्ट पे इतने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, क्लियर। तो जब भी हम रब करते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है, हीट मिलने से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पे जाता है, तो इस तरह से आपके चार्ज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो एक प्रोसेस क्या है कि आप रबिंग करके, ये रबिंग करके आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, रबिंग करके क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। एक मेथड और है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ड्यूरिंग रबिंग वन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिव एंड अदर कंपल्सरली नेगेटिव, जब दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरे पे जाता है, तो जिससे निकल रहा है, जिससे लूज हो रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उस पर, देखो यहाँ पॉजिटिव बना, और जिस पे जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जिस पे जाएगा वो नेगेटिव होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर। अब ये देखिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, ये कुछ सब्सटेंस को रब किया गया, ऐसे फिर एक्सपेरिमेंट किए गए, कई सारे मटेरियल को लेके, कई सारे सब्सटेंस को लेकर रब किया गया, और उनकी एक सीरीज बनाई गई। जैसे आपका ले लिया, ग्लास लिया, फ्लैनल लिया, वुल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, रेजिन, प्लास्टिक होता है, और सल्फर। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या है, जो इस सीरीज को बनाया गया, और इस सीरीज में जो सबसे पहले है, उसके बाद जो है, अगर उन दोनों को रब करते हैं, जैसे मान लीजिए इन सीरीज में हम कोई भी एक लेता हूँ, मान लो मैं ग्लास ले रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग वूल, तो जब मैं ग्लास को वूल के साथ रब कर रहा हूँ, तो जो पहले नंबर पे है वो हमेशा उसके बाद वाले मटेरियल के साथ अगर मैं रब करूँगा, तो जो उससे पहले असेंडिंग पहले आता है वो मटेरियल हमेशा पॉजिटिव बनेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी पॉजिटिव बनेगा, और दूसरा मटेरियल जो बाद में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। तो जो भी फॉर्मर इन सीरीज विल बी पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, जो भी इस सीरीज में पहले आ रहा है उसको अगर मैं किसी मटेरियल के साथ रब करता हूँ, तो पहले वाला जो होगा, जो सीरीज में पहले आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जो बाद में होगा वो नेगेटिव। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं प्लास्टिक ले रहा हूँ, ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक को मैंने सिल्क के साथ रब किया, या वूल के साथ रब किया, किसी के साथ भी कर लें, तो प्लास्टिक को मैं सिल्क के साथ रब कर रहा हूँ, अब सीरीज में सिल्क पहले है, तो यानी ये पॉजिटिव बनेगा, और मेरा प्लास्टिक जो है सीरीज में सिल्क के बाद में आ रहा है 8 नंबर पे, तो ये मेरा नेगेटिव बनेगा, यानी मेरा जो प्लास्टिक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सिल्क इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्क इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज इट क्लियर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन थ्योरी थोड़ा सा बेसिक है इसका, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बेस से पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये एटम था, ठीक है, इस एटम के अंदर मैं एक न्यूक्लियस बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है, दिस इज ए न्यूक्लियस एंड दिस इज ओवरऑल एन एटम, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑर्बिट बना देते हैं हम लोग, ब्लू कलर का मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये ब्लू कलर के, ठीक है, ये ऑर्बिट है अलग अलग,
ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रोटॉन बना दिया, ये न्यूट्रॉन बना दिया, कई सारे प्रोटॉन है, कई सारे न्यूट्रॉन है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल एटम है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं आपको मालूम होगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसके। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन गिनूंगा, अगर वो आयंस नहीं बने हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, सिंपल एटम है, प्योर एटम, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा, बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मल, तो एक प्रोटॉन जो है जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस करता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन कितना करता है, प्लस ई चार्ज कैरी करता है, दैट इज 1.6 पॉजिटिव का। तो इससे मतलब क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर रहा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन है, ठीक है। तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव कैंसिल आउट, तो टोटल चार्ज कितना बना एक एटम पे, 0। तो टोटल नंबर और नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो सेकंड टर्म आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब पहले देखते हैं न्यूक्लियस इज पॉजिटिव क्यों बोल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए बोल रहा है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बाहर होता है, लेकिन एटम के अंदर रहेगा, ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस से बाहर, एंड इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर इक्वल इन नंबर्स। क्या दे, कौन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर इक्वल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेट चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मल एक एटम के अंदर नेट चार्ज होगा एटम पे 0 होता है, ठीक है। तो नेट चार्ज 0 रहेगा। लेकिन जब हम एक एटम को दूसरे एटम के साथ रब करेंगे तो उससे होगा क्या, अब वो कैसे चार्ज बनता है, एक एटम के ऊपर चार्ज कैसे कैरी होता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, वो ये थर्ड पॉइंट में अब मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। मान लीजिए एक एटम है ए, एक एटम है ए और एक एटम है बी, ठीक है, क्लियर। इसका न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं +10 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इन दोनों को मैंने रब किया, ए और बी को, तो हुआ क्या, 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे रब होने से पहले। इसमें क्या था, 8 प्रोटॉन थे पॉजिटिव और 8 इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव, बराबर बराबर रहते हैं, अभी बताया मैंने। नेट नॉर्मल में नंबर और नेट चार्ज होता है एटम पे 0 होता है, क्लियर है। अब जब दोनों को रब किया, ठीक है, तो रब करने के बाद क्या हुआ, रब करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, मान लेते हैं यहाँ ये रब किया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के एक बी में आ गया, यानी ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, मैं इसे कट कर देता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, -10 की जगह कितने रह गए, सिर्फ -9, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ आया है, ऐड हुआ है, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन बी में कितने हो गए, -8 की जगह कितने हो जाएंगे अब, -9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। अब अगर ध्यान से देखें तो ए पे कितने चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, +10, 10 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दोनों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज माइनस और प्लस उतना ही होता है, 1.6 10, तो जितने प्लस इतने लोग हैं, यानी +10 E प्रोटॉन के और -9 E, टोटल कितना बन गया, +E। तो यानी +E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया, लूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, टोटल नंबर नेट चार्ज क्या होगा, वो ये होगा, +10 और -9, तो +E। तो दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग हियर +E चार्ज, एक ए एलिमेंट, एक ए एटम पे हमारा +E चार्ज रह गया। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था तो -9 हो गया था अब, और +8 आपके प्रोटॉन थे, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल नेट चार्ज क्या होगा, +8E -9E, टोटल कितना बनेगा, -E। तो एक माइनस एक्स्ट्रा E, इस -E का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आया, तो इसका चार्ज कितना बन गया, -E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है यहाँ पे प्रोटॉन से, ठीक है।
तो इस तरह से तो नेट चार्ज इस तरह से बनता है। अगर आप रब करो, नॉर्मल में नेट चार्ज जो है सेम रहता है, जब हम रबिंग करते हैं तो उस पर ये प्लस और माइनस बनता जाता है। जो आप Na पॉजिटिव पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है, Na पॉजिटिव यानी सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज निकल चुका है, लूज कर चुका है। Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक क्लोरीन के एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट यही बता रहा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से कि ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में। एंड दिस एक्सप्लेन्स डेवलपिंग अपोजिट चार्ज, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक पे प्लस ही हो गया, एक पे माइनस ही। मान लो दो इलेक्ट्रॉन जाते एक एलिमेंट से, मतलब रब करता मैं ए और बी को रब करता, और ये ए है और ये बी है। मान लो दो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाते हैं, तो ये कितना हो जाता +2e और ये -2e। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +Ne, और b पे कितना हो जाएगा, -Ne। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, n टाइम्स उतना कर देंगे ना भाई। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी के 3 पॉइंट थे। अब ये चौथा पॉइंट हम देखते हैं। अब बता चुका हूँ सारा, उसी में से ये पॉइंट आएगा। फोर्थ पॉइंट है, बॉडी विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव, बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव। ए और बी में अभी वही बताया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान ले ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो लूज करता है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव बनेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव बनेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने पॉजिटिव बन। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, तो ये +Ne बन जाएगा, और यहाँ पे -Ne उतना बन जाएगा, क्योंकि गेन कर रहा है तो नेगेटिव बनता जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, बॉडी विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, गेन कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव बनेगा, और बॉडी जो लूज कर रहा है वो पॉजिटिव बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, क्लियर। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इसके पॉइंट को लेके। फिफ्थ पॉइंट, वेन एवर देर इज ए नीड टू मूव द चार्ज, इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, देखो बड़े काम की बात है। एक ये एटम था, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, और इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ऑर्बिट में ऐसे। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसके आसपास में यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, ठीक है, इस ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब भी कोई रबिंग होगी या इलेक्ट्रिक बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो ये जब रबिंग करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। बॉडी पे चार्ज कैसे बन सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन भी तो निकल के चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है ना। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। तो बोलता है कि लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। इसका रीज़न क्या है, भाई रीज़न साफ साफ है कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैवी होता है। कितना हैवी होता है, अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि वो कम से कम 1837 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जो चीज़ बहुत बड़ी है, अब मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये अगर आपका प्रोटॉन है, एग्जाम्पल है, देखिए ये प्रोटॉन है मान लीजिए, तो ये आपका इतना छोटा सा ये इलेक्ट्रॉन है। किसको हिलाना आसान है, इसको मूव करना आसान है, या जो एनर्जी चाहिए मुझे रबिंग करके उससे जो हीट आएगी वो या तो इसको मूव कराने काम आ सकती है, या कौन सी पहले हिलेगी, हल्की चीज़ हिलेगी या भारी चीज़ हिलेगी। और ये भारी भी बहुत ज़्यादा भारी है, कितनी, 1837 टाइम्स। तो प्रोटॉन का मूव करने का मतलब ही नहीं, उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो पहले मूव कर जाएगा। इसको थोड़ा सा एक फूक मारोगे उड़ के जाएगा बिल्कुल। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है बहुत लाइट होने की वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ऑब्जेक्ट, जब रब करेंगे कोई दो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा एक एटम से दूसरे एटम में, और उसी की वजह से चार्ज कैरी होगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर। अब ये देखिए, अब देखिए, गिविंग चार्ज टू ए बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी को चार्ज देना, किसी भी बॉडी को चार्ज देना। जब मैंने ए से बी पे इलेक्ट्रॉन गया, तो मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया +E, इस पे -E। तो इसका मतलब क्या है, इस पे भी चार्ज दिया और इस पे भी। तो जो इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो चार्जिंग, गिविंग चार्ज टू ए बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। आप चार्ज कैसे कर सकते हो, प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, हमने कंफर्म अभी देखा था फिफ्थ पॉइंट में। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज आपका मूव करेगा। तो ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब मैं बोलता हूँ
क्या मैं इस टर्म को क्लियरली ऐसे लिख सकता हूँ, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? यस, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही मूव करा सकते हो, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। एक एटम से दूसरे एटम में प्रोटॉन नहीं जाता, हमारा मेनली क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, और उसी की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं इसको करेक्ट करके कि ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी भी बॉडी को चार्ज करना इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन, और कोई बॉडी को चार्ज करना उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब नया टर्म है हेडिंग चार्ज एंड मास रिलेशन। एक चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज दे रहे हैं और उस बॉडी के ऊपर मैंने आपको बताया था हमेशा चार्ज कैरी होके जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज कैरी होके जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका चार्ज कैरी नहीं होगा, यानी उसे मैटर चाहिए, कोई ना कोई मैटर चाहिए जिसका कुछ मास हो, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी होके जाएगा। तो चार्ज इज ऑलवेज कैरिड ऑन पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर हमेशा कैरिड होके जाता है। देयरफॉर इन वैक्यूम चार्ज कैन नॉट मूव। अगर वैक्यूम है तो कोई एटम पार्टिकल ही नहीं होंगे, तो जो एटम पार्टिकल ही नहीं होंगे तो चार्ज आपका मूव कर ही नहीं पाएगा, तो वैक्यूम में आपका चार्ज मूव कर ही नहीं सकता। क्लियर? ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। चार्ज को मूव होने के लिए हमेशा एक पार्टिकल चाहिए जिसके ऊपर वो कैरी होके जाए। जैसे आपको ट्रैवल करना है तो आप गाड़ी पे जाते हो, तो गाड़ी जो है वो आपकी मैटर की तरह है, पार्टिकल जो है वो आपको लेके जाएगा, आप वैसे नहीं जा सकते। नॉर्मल लाइफ में तो हम चले आते हैं, इस पर नहीं होगा। ठीक है, वैक्यूम में नहीं जा पाएगा चार्ज, उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए जिसके ऊपर वो कैरी होके जाए। दूसरा चार्ज मास रिलेशन में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं जानता हूँ ये वाले पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे 10th में, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में भी अभी ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, ये अलग से मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि क्लियर रहे, क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो हैवियर होता है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होती है वो बिकम्स लाइटर। अब ये बताओ क्यों? बस सिंपल सी बात है, अभी अभी बताया था, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये ए और ये ऑब्जेक्ट है बी, मैंने जैसे ही इस बॉडी को इसके साथ रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ गया। एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, नहीं होता? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लिखा हुआ मैंने, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यूनिट है कूलम। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, +1.6 इंटू 10⁻19। देखिए प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है, इधर 10 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट वही। और रेशियो अगर डिवाइड करके देखो तो 1837 टाइम्स हैवियर है प्रोटॉन का मास, और चार्ज जो दोनों पे सेम है। न्यूट्रॉन का मास कितना है, इतना है। तो यानी इलेक्ट्रॉन चाहे बिल्कुल बहुत छोटा है लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो मास है, ये मास बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी हम जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए हमें ये देखना है। तो इस मास, कुछ ना कुछ तो मास है। नेचुरली अगर एक ऑब्जेक्ट हम रब कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उससे अगर वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे में जा रहा है तो नेचुरली इतना मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो इतना यहाँ पे रिड्यूस हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे उतना ऐड हो गया। तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसमें क्या होगा, वेट रिड्यूस होगा, वो लूज करेगा तो वो लाइटर हो जाएगा। तो जो लूज करता है वो क्या होगा, लाइटर होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जो एटम चार्ज गेन कर रहा है वो नेगेटिव बनता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मास भी लेके आ रहा है, तो इसलिए वो हैवियर बनेगा। तो नेगेटिव पार्टिकल जो होता है वो हैवियर होता है। इज इट क्लियर? तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, हैवियर होगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसमें से क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होगा तो वो लाइटर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, यही चीज़ वहाँ पे ये समझा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी बिकम्स हैवियर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिकम्स लाइटर, इसका यही मतलब है। अब ये चार्ज और मास के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री चार्ज। अब इसका क्या मतलब एलिमेंट्री का, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाई ई। मैंने बताया ना ये वाली वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको एक ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल के जाता है दूसरे में, ए से बी में गया, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस ई लिख सकते हैं और ये माइनस ई। इसका मतलब क्या है, -1.6 चार्ज इस पर एडअप हुआ है और इस पर प्लस हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ा है तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो प्लस है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इस पर इतना एक्स्ट्रा चार्ज रह गया, नेट चार्ज। ठीक है ना, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में समझाया था। तो प्लस ई का मतलब यही है। अब ये बोलता है, क्या आप मुझे बताओगे कभी ऐसे हो सकता है कि जब मैं इसे रब करूं, एटलीस्ट सबसे
कम चार्ज कितना जाएगा, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा। आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या, E/2 जा सकता है, नहीं जा सकता, आधा इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी नहीं जाएगा। सबसे छोटा जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट यूनिट है जो हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। हालांकि अभी रिसर्च हुई है, उसमें मिले हैं बहुत सारे, लेकिन अभी मैं उसको आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। अभी तक हमारी जो अभी तक की स्टडी है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यही माना जाता है कि अभी तक का जो सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक एटलीस्ट एक तो जाएगा ही, ऐसा तो होगा नहीं E/3 चला जाए भाई, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाए, बाकी इधर ही रह जाएगा उसका हिस्सा, या आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए टूट के, नहीं ऐसा नहीं होगा, या तो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक ई जाएगा तो यानी 1 ई मिनिमम एक जा सकता है, दूसरा ई जाएगा तो 2 ई हो जाएंगे, 2 ई हो जाएगा, अगर तीसरा थर्ड जाएगा तो 3, देन 4 ई, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, प्लस एन ई। अब अगर जिससे लूज हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन यूज में, तो वो प्लस बन जाएगा, जिसमें गेन कर रहा है उसे माइनस एन। तो टोटल चार्ज जो प्रोड्यूस होगा दोनों ऑब्जेक्ट पे, तो एक पे प्लस एन ई हो जाएगा, एक पे माइनस एन ई हो जाएगा। ये समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो एक ई बना, इस पे प्लस ई बन गया, इस पे माइनस ई बन गया। दो इलेक्ट्रॉन गए तो क्या था, +2 ई बन गया, इस पे -2 ई बन गया। ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ये प्लस एन ई बन जाएगा, यहाँ माइनस एन ई बन। तो टोटल चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है ए या बी पे, किसी पे भी, ए पे बन रहा है प्लस एन ई, बी पे बन रहा है माइनस एन ई, तो दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यही यही चीज़ को कह रहा है कि ये एलिमेंट के फॉर्म में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट है, तो कम से कम इतना तो जाएगा ही जाएगा। बस यही इतना बताना चाह रहा है, और अपने साथ इतना मास वो कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये आपको रिमेंबर करना है, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है ये आपको रिमेंबर करने हैं, ये आपके टिप्स होने चाहिए। वैसे आपको याद होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये टिप्स पे होने चाहिए आपके। ठीक है, न्यूमेरिकल करने में काम आएगा और याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मटेरियल जो है वो दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो कंडक्टर के फॉर्म में या इंसुलेटर। या तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती इजीली, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। अब मैं उसी को समझा रहा हूँ। तो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन फ्लो इजीली और कॉल्ड कंडक्टर। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो होता क्या है, इमेजिन करो पिक्चर के साथ, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कई सारे एटम हैं। ठीक है, ये सारे एटम आपस में रहेंगे जुड़े हुए, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, अभी रफली बनाया है ऐसे। तो होगा क्या, हर एटम, ये एक एटम में बना, माइक्रोस्कोप में ला के दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन मैं थोड़ा सा ब्लू कलर के आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। मान लो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जब भी इसे थोड़ी सी हीट मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इस पे जंप कर सकता है, इस पे ऐसे ऐसे जंप करके जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। इसका इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इनकी वजह से जो करंट जब मैं इसको दूंगा तो चार्ज जो है वो आसानी से मूव कर सकेगा, फ्लो कर सकता है। तो वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज ही तो है, ये चार्ज कैन मूव, कैन फ्लो इजीली और कॉल्ड कंडक्टर्स। तो वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है एक एटम से दूसरे एटम में, पर इजीली फ्लो, बहुत आराम से, बहुत कम एनर्जी के थ्रू, उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें खासियत क्या है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटर मोस्ट सेल में, ये बड़े बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा नंबर में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है कि उससे फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज हो वो इजीली फ्लो हो सकता है, तो करंट बहुत आसानी से फ्लो हो सकता है, उससे प्रोड्यूस हो सकता है। तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये मेटल है, ह्यूमन है, एनिमल बॉडी है, ग्रेफाइट, एसिड वगैरह, ये अल्कली, ये सारे जो हैं वो किसके एग्जांपल है, कंडक्टर के, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या बनते हैं, विच मेक देम ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, जो दूसरा है वो है इंसुलेटर, द सब्सटेंस। अब मान लीजिए ये सब्सटेंस है मेरा, ये एक सब्सटेंस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एटम है, ये सारे एटम है, सेम वैसे ही कई सारे एटम हैं, लेकिन अब की बार जो एटम्स हैं, ये एटम्स हैं जो आपस में एकदम आपस में अटैच है, मैं थोड़ा सा वैसे ही बना दिया गैप में। एक एटम ले लेते हैं, ये उठा के मैं दिखा रहा हूँ बड़ा सा, इसके अंदर प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ साइड में जो है आपके फिर से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में भी होते हैं, ये बहुत टाइटली मतलब होल्ड होते हैं, हाईली बॉन्डेड होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा
फोर्स से ये प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत टाइटली बॉन्ड करके रखते हैं। क्लियर? जब ये बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करके रखते हैं तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, जब इसे हीट भी मिलती है तो भी। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, एटम से एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ऐसे जा मूव करना इसके लिए मुश्किल होता है, मूव नहीं कर पाता। तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है और या इलेक्ट्रिक चार्जेस कैनॉट फ्लो इजीली, these substances are called insulator. The substance through which electric charges cannot flow easily are called insulator. तो ऐसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पे लिखा था सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। एंड इन द एटम्स ऑफ सच सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल आर हाईली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में जो है वो बहुत न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच, मतलब हाईली बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड कैसे होते हैं कि प्रोटॉन है, ये भाई एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जा पाता है इंसुलेटर के केस में। जबकि कंडक्टर के केस में क्या होता है, वो आराम से चला जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल लाइक ग्लास, डायमंड, पोरोसिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, माइका एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और ये क्या है, नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते, तो ये अपने थ्रू करंट कैरी नहीं कर पाते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत हाईली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है अवेलेबल मूव करने के लिए, तो इसलिए इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर का दूसरा नाम भी है डाइलेक्ट्रिक, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे थर्ड या फोर्थ टॉपिक में, ठीक है, और डिटेल में। अभी देखते हैं एक टर्म अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, कोई भी एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए, मैं पहले समझा देता हूँ फिर आपको पढ़ के बताऊंगा। एक बॉडी है, अब मैं इस बॉडी को कांटेक्ट में लेके आ रहा हूँ, मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है, मान लो इसको चार्ज कर रखा, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज कर रखा मैंने इसे, कई सारे चार्ज। जैसे ही मैं इसको ग्राउंड के साथ एक वायर करके, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कंडक्टर के साथ, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल के साथ इसे अर्थ के साथ अर्थ कर, ये अर्थ है, इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, एक गुड कंडक्टर के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही कनेक्ट करूँगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन, ये जो सारे चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज इस गुड कंडक्टर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे, सारे के सारे चले जाएंगे। इट अर्थ कैन एक्सेप्ट इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, तो जितने भी चार्ज है वो सारे अर्थ में चले जाएंगे। तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा रह जाएगा, जैसे ही मैं इसे वायर को हटाऊंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, अर्थ ये रहेगा, तो इसके ऊपर चार्ज होगा जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो, पॉजिटिव सारे चार्ज ले जाएगा। तो इसको कहते हैं अर्थिंग करना। इस प्रोसेस को, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ एक कंडक्टर के थ्रू जोड़ कनेक्ट करते हैं और उससे जितना भी चार्ज है वो निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ थ्रू ए कनेक्टिंग कंडक्टर, ठीक है, इट्स इंटायर चार्ज पासिस टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ए मोमेंट्री करंट। जब भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चार्ज बॉडी है, उसको एक कनेक्टिंग कंडक्टर के थ्रू अर्थ के साथ जोड़ा जाता है, तो वो सारा चार्ज अर्थ, मतलब उस कनेक्टिंग कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चला जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है अनचार्ज रह जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। दिस प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग, या तो ग्राउंडिंग कह लो या अर्थिंग कह लो। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका टर्म, बेसिक बेसिक टर्म है ये तभी आगे का पता लग पाएगा जब ये आपको समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाई रबिंग ए बॉडी विद अनदर बॉडी। एक बॉडी लिया था, ये बॉडी 1 था, ये बॉडी 2 था, मैंने कहा था इन दोनों को आपस में रब कर दो। जैसे हैंड लिए हमने, दोनों हैंड है, आपस में एक दूसरे को रब किया, फ्रिक्शन पैदा हुआ और उस फ्रिक्शन की वजह से उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उसको फ्रिक्शनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। ठीक है। तो एक तो मेथड वो था कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो रबिंग करके कर लो। दूसरा मेथड क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं चार्ज कर सकता हूँ, और मान लो मेरे को इसको चार्ज करना है, उसी उधर तो मेरे को किसी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में लाना पड़ रहा था, मैं क्या किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट कांटेक्ट में लाए चार्ज कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज ए प्रोसेस और इज ए फिनोमिना इन विच वी कैन चार्ज अ बॉडी विदाउट गेटिंग टच, विदाउट टचिंग इट। ठीक है, कैसे करते हैं, अब वो देखो, ये वो फिनोमिना है जिसमें हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट उसे टच किए। कैसे करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये फिगर,
इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया स्फेरिकल, ये एक वायर है, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग है अर्थ के साथ, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है, ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो प्रोटॉन मान लेते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं इसके अंदर, तो लेकिन नंबर ऑफ चार्ज, नेट चार्ज कितना है, 0। अब मैं एक ग्लास रॉड को लेके आता हूँ जिसको सिल्क के साथ मैंने रब किया। जब मैं सिल्क के साथ रब करता हूँ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं जब इस स्फेरिकल बॉल के पास लाऊंगा तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे, क्योंकि पसंद नहीं करते अपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चले जाएंगे, एक एंड पे चले जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज एक एंड पे, क्लोजर वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में रहेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। सेम ऐसे ही आगे फिर क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फिगर को आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दी, वायर लगाया और अर्थिंग कर दी, तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है तो ये तो नहीं जाएगा फ्लो के, लेकिन जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे ये वाले, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अर्थिंग में चलेगा, क्योंकि जितने दूर भाग सकते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से उतना दूर भागेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाले पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ अर्थिंग की वजह से वो सारे चार्ज अंदर चले गए, अर्थिंग अर्थिंग हो गई। अब मैं इस वायर को हटा दूंगा, जैसे ही वायर को हटाऊंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा और पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि ये पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरफ रहेंगे। जैसे ही मैं इस ग्लास रॉड को दूर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन इनकी ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चारों तरफ। तो अब ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, चार्ज हो गया। अब देखिए नोटिस करिए, फिगर ए से मैं ई तक आया, मैंने ग्लास रॉड को कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं रखा इसके साथ, स्फेरिकल कंडक्टर, फिर भी इसे चार्ज कर दिया। ग्लास रॉड पॉजिटिव था और मैंने स्फेरिकल को नेगेटिव चार्ज कर दिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हम ऐसे अभी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी, और ये परमानेंट नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए रहता है, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करने लगता है। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्पररी चार्ज करना, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, चार्जिंग ए बॉडी। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट द क्लोजर एंड, जिसमें जैसे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव लिया तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्लोजर एंड पे होता है और पॉजिटिव चार्ज एट द फर्दर एंड, दूसरे दूर वाले डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो वही वही यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्ज अपीयर एट द फर्दर एंड। जो पॉजिटिव चार्ज लिया तो पॉजिटिव चार्ज दूर प्रोड्यूस होगा और नेगेटिव चार्ज पास में प्रोड्यूस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूली चार्ज बॉडी, इन द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूली चार्ज बॉडी, ये न्यूली चार्ज बॉडी को अगर मैं पास में लाता हूँ तो क्लोजर वाले एंड पे अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा और दूर वाले एंड पे सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा, जो बॉडी में ला रहा हूँ, जो जो चार्ज उस बॉडी पे है उसके हिसाब से, ठीक है। अब सेम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में रखा, एक पे नेगेटिव, ये दोनों इसके पास ग्लास रॉड लेके आया मैं, फिर से एक इधर अभी नहीं लाया, ये सेकंड फिगर में लेके आया। जैसे ही पास में लाऊंगा क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में, तो इसके भी नेगेटिव चार्ज और सब में नेट चार्ज 0 है। इसमें नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, बी में भी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। दोनों को मैंने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ तो आपस में ट्रैवल हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ एक ग्लास रॉड रखा जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, सिल्क के साथ रब करने की वजह से अब मैं पास में लाया, तो जितने भी ए और बी में नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, तो इस साइड आ जाएंगे, और पॉजिटिव वाले कहाँ चले जाएंगे, बी की तरफ, बी के इस वाले फर्दर एंड पे। अब दोनों क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो ये पास होकर इसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिव मटीरियल है दोनों, ठीक है। ये रॉड जो है वो नॉन कंडक्टिव है, बाकी है कंडक्टिव है। जो बॉल्स हैं, वो जो स्पेरिकल बॉल्स हैं, ये कंडक्टिव है। अब यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ भी। अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, जैसे ही यहाँ से सेपरेट करूँगा ए और बी, इसके अंदर नेगेटिव रह जाएंगे, इसके अंदर पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने इसके पास में रखा हुआ है तो ये अभी भी पास में, ये ए और बी भी, लेकिन टच नहीं है। तो ए के नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट है और बी वाला जो है उसके पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है, क्योंकि पास में है तो ये रिपेल करना दूर ही रहना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अब क्या करूँगा, इसको इस ग्लास रॉड को हटाऊंगा, तो ग्लास रॉड को हटाने के बाद क्या होगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं और इसके जो पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और इस साइड आ जाएंगे, नेगेटिव वाला लेफ्ट से राइट आ जाएगा और बी वाला का पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा जब मैं इस ग्लास रॉड को हटाऊंगा। तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। अब मैं दोनों को दूर ले जाऊंगा तो यहाँ इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इतना दूर चला गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पे, और बी पे भी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी पे भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट इवन कॉन्टैक्टिंग, तो किसी भी तरह का चार्ज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।